हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बच्चों बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप बच्चे कह भी रहते हैं सर ये चैप्टर कब कराओगे, तो इसका टाइम आज आ गया है। क्या पढ़ने वाले हैं हम? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे लिहाज से भी, और आपके भी लिहाज से यही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके हम मार्क्स की बात करें तो ये चैप्टर कम से कम 6 to 8 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। और ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अभी तो काम आएगा ही आएगा 12वीं में, और 12वीं के बाद भी पढ़ना है। आप सीए करेंगे, बीकॉम वगैरह जाएंगे तो आपको एनपीओ से चैप्टर मिलने वाला है। ये चैप्टर छूटने वाला नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या फंक्शंस हैं इसके, क्यों है ये, क्या नहीं, जो भी कुछ हम सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। समझना, देखो नाम से कुछ पता चल रहा है। नॉट मतलब नहीं, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। पहली बात, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो लाभ, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो फिर क्या उद्देश्य है? सोशल वेलफेयर। कॉमन सी बात है। अगर भाई मेरा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, अगर मेरा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो मेरा क्या काम है? जो मैं काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ? समाज की सेवा के लिए तो कर रहा हूँ। मतलब मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की? हाँ या ना? दो तरह के काम होते हैं, या तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, नहीं तो फिर आप समाज की सेवा के लिए करते हो। मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, आपसे पैसे लेना, फीस लेना। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए लेता हूँ ना। फिर पैसा है तो पैसा मेरे को भी मिलना चाहिए। लेकिन जो एक एनजीओ होता है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई एजुकेशनल क्लब है, कोई ऐसा आपने देखा हो घर के आसपास एनजीओ खुले होते हैं जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई सिखाते हैं। कोई सिलाई सिखा रहा है, कोई मेकअप सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, कोई कंप्यूटर सिखा रहा है। ये सब क्या है? ये फ्री का काम ही तो है, बच्चों को फ्री में सिखाया जा रहा है। सारा का सारा पर्पस क्या है? वो सोशल वेलफेयर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? तो आपके घर के आसपास भी आपने देखा होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप उसमें गए भी हो, नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जानते हो। कोई डाउट यहाँ तक? एक एग्जाम्पल समझना, स्पोर्ट्स क्लब। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? स्पोर्ट्स क्लब की बात कर रहे हैं। और बताइए कुछ एजुकेशनल, और कुछ कल्चरल, हॉस्पिटल, जिसका उद्देश्य भी क्या होता है? समाज की सेवा करना। देखो हॉस्पिटल प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, कुछ एनजीओ वाले भी होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका पर्पस क्या होता है? लोगों से इतनी फीस ली जाए ताकि हम बस अपना खर्चा पूरा कर सके। हमारा उद्देश्य कमाना खाना नहीं, प्रॉफिट कमाना नहीं है, समाज की सेवा करना। आपसे लिए जाएंगे 5-10 रुपये, लेकिन वो खर्चा क्या 5-10 रुपये होता है क्या? लाखों रुपये खर्च करना पड़ता है। तो केवल आपसे मिनिमम फीस ली जाती है। तो हॉस्पिटल्स हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें क्या बोल सकते? चैरिटेबल हॉस्पिटल की बात कर सकते हैं। स्कूल्स वगैरह भी ले सकते हैं, चैरिटेबल स्कूल एटसेट्रा। ठीक है, मैंने 5-6 वर्ड लिख दिए हैं जो आपके कुछ एग्जांपल्स थे। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? सोशल वेलफेयर। कुछ एग्जांपल थे जो हमने देखे। एक बात और समझना, अब देखो जो ये एनजीओ एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम शॉर्ट में लिखेंगे एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें कई, एक ऐसा तो होगा नहीं कोई एक बंदा मालिक होगा, कई लोगों की टीम होती है, 10-12 लोग मेंबर होते हैं। कोई प्रमुख मेंबर होता है, फिर कोई सेकंड नंबर का मेंबर होता है, कोई थर्ड, और उससे कई सारे मेंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसा सहयोग देते हैं, लेकिन वो आना जाना इतना नहीं करते हैं। तो उन मेंबरों से क्या चलता है? एनजीओ चलता है। यही फ़ायदा है। इनकी सारी फंडिंग कौन करता है? यही लोग करते हैं। दान पुण्य लेते हैं, मेंबर से फंडिंग लेते हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं, कई सब तरीके सबसे हमने फंडिंग लिया, पब्लिक से पैसा लेते हैं। यहाँ पर जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, एनजीओ जो भी एनपीओ है और उसके मेंबर्स, ये दोनों कैसे हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी की बात होती है यहाँ पर। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब दोनों एक दूसरे से अलग है। हमें मेंबर को देख के अकाउंटिंग नहीं करनी, हमें किसको देख के करनी है? एनपीओ। अकाउंटिंग इन द पॉइंट ऑफ व्यू एनपीओ, मुझे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देखकर ही अकाउंटिंग करनी है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनजीओ। जो ये आपका एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
मुझे इससे मतलब है, मेंबर से मतलब नहीं। मेंबर कौन है, कहाँ रहता है, नहीं रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितना फंड आया और कितना खर्च हुआ, बस मुझे इतनी ही बात से पता होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। आपको तीसरा ये क्या एक तरीके से यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, जो इट इज सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सोसाइटी। ये कैसे सेटअप होता है? ये चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी के अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है विदाउट नो प्रॉफिट मोटिव। इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, समझ में? अब इसकी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। अभी बात तो जो ट्रस्ट है, कोई मैनेज चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, क्लब, कुछ भी हो सकता है, सोसाइटी, हॉस्पिटल, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल्स, इनका मैनेजमेंट कौन करेगा? एक ट्रस्टी करेगा, जो इसके मेंबर्स होंगे मैनेजमेंट कमेटी के, ठीक है। तो कौन सा मैनेजमेंट करेगा? इसे हम बोल सकते हैं ट्रस्टी या मैनेजिंग कमेटी। ट्रस्टी, TRUS, ट्रस्टी और मैनेजिंग कमेटी। तो जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स होंगे वो इसे मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे कितना फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे कैसे खर्च करना है, उस पैसे से क्या करना है, ठीक है। तो फंड भी कई तरह के होंगे, आपको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो कुछ होता है कि भैया इस पैसे से केवल आप बिल्डिंग बनाना तो बिल्डिंग ही बनाई जाएगी, इस पैसे से आप पानी की टंकी रखना तो पानी की टंकी ही रखी जाएगी, इस पैसे से आप लैपटॉप लेना तो लैपटॉप ही लिया जाएगा। तो सारा काम कौन का मैनेज करता है? मैनेजमेंट कौन किसके हाथ में है? ट्रस्टी या मैनेजिंग कमेटी के हाथ में है, ठीक है। पहली बात। इसमें एक लाइन और मैं लिख दूँ यहाँ पर, हाँ, फाइनल अकाउंट्स are prepared every year, यहाँ पर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है कि ताकि क्यों चेक करने के लिए कि भैया हमारे पास कितना पैसा आया और कितना हमने खर्च किया, और जो पैसा बचा उसको फिर हम आगे साल में क्या करेंगे, बच्चों पर ही खर्च कर देंगे। स्कूल है तो पढ़ाई पे खर्च कर दिया जाएगा, एजुकेशनल वो बात वही होगी, हॉस्पिटल है तो मेडिसिन पे खर्च कर सकते हैं हम, या डॉक्टर की फीस पे खर्च कर देंगे, नर्स पे खर्च कर देंगे, जो भी हम खर्च करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर विदाउट, इसे नोट करो। देखो अब तक हमने क्या देखा, इसका डेफिनेशन सीखा और कुछ फीचर्स तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं उसके हम। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या बनने वाला है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जस्ट बाद क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई डाउट? इसके नंबर 3 पे हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, और नंबर 4 पे बनाई जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपके चैप्टर का, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। वेरी गुड। कहाँ पे जाकर एंड होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। आपके पास कितना कैश आया और कितना कैश गया, इट इज कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कैश ट्रांजैक्शन का क्या एक समरी है। और रियल, इसे क्या बोलेंगे हम? रियल अकाउंट। रियल, इसका नेचर क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। पेपर में पूछेगा 1 नंबर का कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है बच्चों, तो क्या लिखोगे? रियल अकाउंट। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। और इसे हम तरीके से ना कैश अकाउंट भी बोल सकते हैं। कैश क्यों? कैश का आना डेबिट साइड, कैश का जाना क्रेडिट साइड, फर्क नहीं पड़ता किस कौन सी ईयर का है, कहाँ का नहीं है, ठीक है। एक बात और यही देखो, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कितनी तरह के बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के?
दो, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। तो जो रिसिप्ट वाले की जिम्मेवारी है ये क्या है, केवल कैश बेसिस की बात करता है। कितना कैश आया लिख दो, कितना कैश गया बता दो, बस काम खत्म। कब का है कब का नहीं ये जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कहीं से फंड आया, आ गया ना, रिकॉर्ड कर दो। इस साल का है, अगले साल का है, पिछला था, क्या था, उसे जानने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो कोई डाउट यहाँ तक? हमने कितनी बातें जानी इसके बारे में। तो कैश ट्रांजैक्शन की समरी होती है, रियल अकाउंट नेचर है इसका, कैश अकाउंट की तरह बनता है ये, सेम एज किसकी तरह बनता है ये, कैश अकाउंट की तरह बनता है। और इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, अब हम कहाँ चलने वाले हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका जो नेचर पर लिखते हैं, इसका बच्चों जो नेचर है ना, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है, नॉमिनल अकाउंट। और ये बिल्कुल ऐसे मेंटेन होगा जैसे, सेम एज, यहां से एरो मत निकालो, ऐसे लिखो, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो क्लास 11 याद आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था। कहाँ सीखा था, फाइनल अकाउंट जब बनाया था आपने, पहले ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट में बैलेंस शीट। तो ये बिल्कुल किसकी तरह होता है, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनेगा। जितने भी खर्चे होंगे डेबिट साइड, जितने भी इनकम होंगे वो क्रेडिट साइड। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। और ये किस पे मेंटेन होगा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये भैया एक्रूअल की बात करेगा, करंट ईयर की बात करेगा। अगर मेरे पास लास्ट ईयर का आ गया है हटा देंगे, पिछले साल का आ गया उसी में हटा देंगे। मुझे सिर्फ करंट ईयर की जानी, करंट ईयर में कितना कमाया और कितना गया, करंट ईयर में इस एनजीओ में कितना पैसा आया, करंट ईयर की बात करनी है आपको। आगे की ना पीछे कहीं की बात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, क्या है, प्रीपेड, जो भी कुछ होगा हम डिस्कस करेंगे। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस भी किसके बेस पे बनता था, सेम एज एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनता था, हाँ है ना, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हमें क्यों बनाते हैं, मुझे जानना है जब मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उस पे स्टार्टिंग में कितना कैपिटल फंड था। फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए बनाते हैं हम ये, कैपिटल फंड। जो हमारा एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास कितना कैपिटल फंड था इन द बिगिनिंग, कोई डाउट यहाँ तक? तो स्टार्टिंग में क्या फंड था क्या नहीं था वो जानने के लिए क्या बनाना पड़ता मुझे, ओपनिंग बैलेंस शीट। और यहाँ पे हम वही रूल अपनाते हैं, क्या जो रूल आप 11th में अपनाते हो, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस क्या होता है बच्चों, लायबिलिटीज। अब कहेंगे भैया क्लोजिंग क्यों बना रहे हैं, फिर हम क्यों बनाते हैं, क्लोजिंग हमें इसलिए बनाना होता है ये चेक करने के लिए कि हमारी वो फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, हमारे एनजीओ का कितने असेट्स हैं और कितने हमारे लायबिलिटीज हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए बनाया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनजीओ, जो भी हमारा एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितना कैपिटल है हमारे पास, सब कुछ जानना चाहते हैं। अब आपको कैसे जानते क्यों हैं, एक बार बताओ बेटा, जो पैसा लगा रहा है, जो ट्रस्टी है, जो पैसा दे रहा है, मेंबर्स है, वो क्या चाहते हैं, पता तो चले यार हमारे पास असेट्स कितने हैं, रियल में हमने हमारी पोजीशन क्या है, हमारा पैसा बहुत आता जाता है, फंड आ रहा है, लेकिन उनको यूज़ कैसे कर रहे हैं, एक डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना। अगर आप ये सब मेंटेन नहीं करोगे तो कोई भी मेंबर पैसा लेकर घर निकल जाएगा, कुछ कर पाओगे। आपने चंदा काट दिया, सबकी पर्ची काटी, पैसा वसूल लिया 2 लाख रुपए, एनजीओ में ला के दे रहे हो 1 लाख रुपए, क्या कर रहे हो, 1 लाख जेब में डाल रहे हो। लेकिन नहीं, इसी हेराफेरी से बचने के लिए पूरा प्रॉपर अकाउंट मेंटेन होता है, सब कुछ लिखित, सब कुछ बड़े तरीके से होता है, ताकि किसी तरह की कोई हेराफेरी ना हो पाए। समझ में आया? बच्चों के नाम पर 50 कंप्यूटर, आपने 10 घर ले गए, भाई मेंबर तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमें ये कुछ बातें पढ़नी है, अभी हम एक एक करके अकाउंट्स फॉलो करेंगे, समझेंगे, इसे नोट करो।